इस वीडियो में बात करेंगे एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपका टॉपिक जो है वो देख लेता हूँ, जो आपका एंटीजन है। अब देखिए एंटीजन इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब अगर आपको भी प्रॉब्लम होती करती है इसको याद करने में, तो सिंपल से याद रखिए। देखिए एंटी यानी कि अपोजिट, और जेन यानी कि जनरेशन। तो इस कोई भी चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अपोजिट कुछ जनरेशन होगा बॉडी में, उसको एंटीजन बोलते हैं। जो भी फॉरेन सब्सटेंस है या अपनी बॉडी का सब्सटेंस है, दोनों हो सकते हैं, जिसके अगेंस्ट यानी एंटी में कुछ जनरेशन हो जाए, जो इम्यूनोग्लोबिन का जनरेशन होता है या इम्यून सिस्टम जो है वर्क करने लगे उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे एंटीजन। दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उनको आपको याद रखना है। दो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे मैं लिखूँ तो वो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है इम्यूनोजेनिसिटी। यहाँ पर मैं लिख दूँ तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब अपन कैसे याद रखेंगे, इम्यूनो मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम से कुछ है, और जेनेसिटी यानी कि जनरेट होना। तो ऐसा कुछ भी जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो है जनरेट हो, या कोई इम्यून का कंपोनेंट जनरेट हो। अब यहाँ पर समझना है कि ये बी सेल से भी हो सकता है, ये टी सेल से भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम में जनरेशन अगर हो रहा है तो मीन्स कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस है या एंटीजन है। मेनली ये प्रॉपर्टी एंटीजन की होती है। तो ऐसा कोई एंटीजन है जो कि क्या कर रहा है, बॉडी में आपके एक्टिवेट कर रहा है आपका बी सेल या टी सेल को। तो इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, वहाँ पे जनरेट कर रहा है एक तरीके से। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। तो जैसा कि आप पढ़ेंगे बुक में, तो ये एंटीजन की एबिलिटी है जो जनरेट कर सकती है आपके जो इम्यून सिस्टम की जो रेस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स या ह्यूमरल रेस्पॉन्स को, उसको इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। यहाँ पर एक और टर्म आता है आपका, यहाँ पर मैं सेकंड नंबर बताता हूँ आपको, वो है आपका एंटीजेनिसिटी। अब ये एंटीजेनिसिटी क्या होता है, एंटीजेनिसिटी यहाँ पर अभी मतलब देखते हैं इसका सबसे पहले। लेकिन उससे भी पहले क्या है कि एक और नाम है इसका जो आपको देखने को मिल सकता है, वो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। अब देखो एंटीजेनिसिटी यानी कि ये प्रॉपर्टी है जिससे एंटीजन जनरेट होगा। एंटीजेनिसिटी का मतलब हुआ आपका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, जो इम्यून सिस्टम से क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। अब देखो इस चीज़ को समझो, एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब होता है। एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एंटीजन है जो कि कंबाइन कर सकता है जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था इम्यूनोजेनिसिटी से, उससे, तो उस प्रॉपर्टी को हम एंटीजेनिसिटी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जनरेट होती हैं, तो वो जनरेशन की जो प्रोसेस है, जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, उसको इम्यूनोजेनिसिटी बोलेंगे। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो उसको एंटीजेनिसिटी बोलेंगे। तो जो भी सब्सटेंस है, जो भी पार्टिकल है, जो भी मटेरियल है, इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, उनको हम एक और नाम देते हैं, वो है इम्यूनोजन। यानी कि इम्यून सिस्टम का जनरेशन कर रहा है या उसके कोई पार्ट का जनरेशन कर रहा है, तो उसको इम्यूनोजन बोल दिया। अब ये दो चीज़ें क्यों डिस्कस की, क्योंकि एंटीजन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि एंटीजन वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी हों। कौन कौन सी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी हों।
मतलब इसका ये निकलता है कि एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम में जो टी सेल बी सेल एंटीबॉडी है उनका फॉर्मेशन भी करा सकता है और उनसे रिएक्ट भी कर सकता है। आप उसी को एंटीजन बोलते हैं। अब कुछ नेचर में क्या है कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास एंटीजेनिसिटी होती है बट इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती। मतलब अगर एंटीबॉडी है उनकी बाइंड करने के लिए वो बाइंड कर सकती हैं बट वो जनरेट नहीं कर सकती क्योंकि उनका साइज या उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत कम होता है। अब उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ऐसे मॉलिक्यूल को हम हेप्टेन बोलते हैं। अब हेप्टेन जो होते हैं इनके पास क्या है कि ये लैक करते हैं कुछ प्रॉपर्टी को। तो ये लैक करते हैं हमारे पास इम्यूनोजेनिसिटी को। इम्यूनोजेनिसिटी को लैक करते हैं बट इनके पास क्या होता है, इनके पास होती है एंटीजेनिसिटी। तो इनके पास इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती यानी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करा सकते बॉडी में बट ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये इनकी एक खास बात है। साथ ही में ये जो हेप्टेन होते हैं नॉर्मल ये इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते बट अगर इनको कंबाइन कर दें हम कैरियर के साथ, मतलब अगर हमने हेप्टेन प्लस कैरियर कर लिया तो ये एक तरीके से पूरा एंटीजन बनेगा या फिर हम बोलेंगे इसमें इम्यूनोजेनिसिटी होगी और एंटीजेनिसिटी भी होगी। दोनों चीज़ें होंगी इनमें, इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी दोनों होंगे अगर कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो कैरियर मॉलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका साइज़ ज़्यादा है और हेप्टेन का साइज़ कम था, यही प्रॉब्लम थी। तो ये दोनों मिलकर के जो है इम्यून सिस्टम को जो है इम्यून रिस्पॉन्स ला सकते हैं। तो कैरियर के साथ बाइंड करके हेप्टेन जो है वो कंप्लीट एंटीजन बन जाता है। इसको हम पार्शियल एंटीजन भी बोल सकते हैं हेप्टेन को। अब हेप्टेन जो है दो तरीके के होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं बट उससे पहले क्या है कि एक छोटा सा हमें टॉपिक समझने की ज़रूरत है, तब हमारे पास ये जो दो टाइप के हैं वो समझ में आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ कि एपिटोप होता है एक हमारे पास। अब ये एपिटोप क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो एपिटोप जो होता है इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। और ये जो होता है इसके बारे में एक ख़ास चीज़ ये है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटीजेनिसिटी की। एंटीजेनिसिटी मतलब रिएक्ट कर सकता है जो आपके इम्यून सिस्टम से, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एपिटोप। तो एपिटोप जो होता है ये आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ऊपर प्रेजेंट है। ये कुछ जो अमीनो एसिड से बना हो सकता है या मोनोसेकेराइड से, ये आपका रिएक्ट कर सकता है आपका एंटीबॉडी से या फिर आपकी जो टी सेल है उनसे, और उनको सेंसिटाइज कर सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एंटीबॉडी, याद रखना। इसके साथ ही मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, शायद यहाँ आगे आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। पैराटोप। तो पैराटोप क्या है? ये एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है। एपिटोप क्या है? ये एंटीजन का पार्ट है। तो पैराटोप एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है जो रिएक्ट करता है किसके साथ? एपिटोप के साथ। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था हेप्टेन, उसमें दो टाइप के हेप्टेन होते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। एक होते हैं सिंपल हेप्टेन और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल में क्या है, सिंगल एपिटोप होता है और इसमें टू और मोर एपिटोप होंगे, टू या उससे ज़्यादा एपिटोप होंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर सिंगल एपिटोप होगा तो उसको सिंपल हेप्टेन बोलेंगे। अब देखो, टू या मोर एपिटोप है तो मोर एंटीबॉडी बाइंड कर सकती हैं
तो इसकी पीपीटी फॉर्मेशन हो सकता है, बट इसमें पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है हमारे पास एंटीजन जो है उसमें दो तरीके के एंटीजन आते हैं। एक तो जो हमारी बॉडी में एंटीजन होंगे, सेल्फ एंटीजन जिनको हम बोलते हैं, दो तरीके के एंटीजन हो जाएंगे। एक तो सेल्फ है और दूसरा क्या होगा कि जो भी फॉरेन एंटीजन है या नॉन सेल्फ है, जो भी नॉन सेल्फ या फॉरेन है, तो दो तरीके के होते हैं। एक तो सेल्फ एंटीजन जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके पास भी एंटीजन है, तो ऐसे सभी तरीके के एंटीजन हो सकते हैं। सेल्फ में क्या है कि आपकी जो बॉडी की सेल हैं उनके ऊपर एंटीजन हो सकते हैं, या कैंसर सेल होती हैं उनके ऊपर जो एंटीजन होते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है अपना इम्यून सिस्टम और रिएक्ट भी कर सकता है। जो आपकी नॉर्मल होस्ट सेल है ये टॉलरेंस शो करती है और ये रिएक्ट नहीं करती आपकी इम्यून सिस्टम के साथ। तो इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करती होस्ट सेल जब तक आपकी बॉडी में है तब तक। किसी और की बॉडी में जाएगा तो कर सकता है। आपकी बॉडी में सेल्फ एंटीजन आपका इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा ये आपकी बॉडी में। बट नॉन सेल्फ है वो इम्यूनोजेनिक हो सकता है क्योंकि वो बाहर से आया है। अब नॉन सेल्फ में भी कुछ टाइप होते हैं, उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर नॉन सेल्फ में एक पहला टर्म आता है हमारे पास एलो एंटीजन। एलो एंटीजन का मतलब होता है जो भी स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एलो एंटीजन। मतलब वो किसी इंडिविजुअल स्पीसीज में देखने को मिलेंगे आपको, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के एलो एंटीजन देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक होता है हमारे पास आइसो एंटीजन। आइसो एंटीजन क्या होता है? तो आइसो एंटीजन जो होता है आपकी जो स्पीसीज है उसके डिफरेंट मेंबर में डिफरेंट आपका एंटीजन होता है। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग में आया इसका एग्जांपल, या एमएससी होता है, तो ये हर एक इंडिविजुअल में अलग तरीके का होता है एंटीजन जो है एक ही स्पीसीज के अंदर, तो आइसो एंटीजन हो गया। तीसरा हमारे पास आता है एक टर्म हेट्रो एंटीजन। हेट्रो एंटीजन क्या होता है? हेट्रो यानी कि डिफरेंट, तो दो डिफरेंट स्पीसीज में जो एंटीजन मिले हमें उसको हम बोलते हैं हेट्रो एंटीजन। नॉन सेल्फ एंटीजन के अंदर है। अब इसके बाद जो इम्यूनोजेनिसिटी की बात की थी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको एनहेंस करते हैं या कम करते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इम्यूनोजेनिसिटी है आपकी, तो जो फैक्टर हैं अफेक्ट कर रहे हैं आपका इम्यूनोजेनिसिटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सिंपल समझते चलते हैं। सबसे पहले आपका साइज आता है। तो देखो साइज़ का कुछ ऐसा रिलेशन है कि साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंसी होगी उसकी मॉलिक्यूल की इम्यूनोजेन। आपने यहाँ पर ऊपर देखा था कि हेप्टन का साइज छोटा होने की वजह से इम्यूनोजेनिक नहीं था, तो साइज जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? इम्यूनोजेनिक होगा, इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? ये फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरा फैक्टर हो सकता है कि बाहर से मान लीजिए कोई आ रहा है आपकी बॉडी में एंटीजन, तो उसका नेचर क्या है? वो प्रोटीन है, वो लिपिड है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन जो होते हैं आपके वो ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, और इसके बाद आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड। तो इसके बाद कार्ब आता है, देन लिपिड आता है, देन न्यूक्लिक एसिड आते हैं इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। थर्ड वाले में आपको देखने को मिलता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एंटीजन टू टिश्यू एंजाइम। आपके जो टिश्यू में एंजाइम हैं, जो आपकी बॉडी में एंजाइम है, उनके लिए ससेप्टिबल अगर होगा बाहर से आने वाला, तो ज़्यादा रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये एक कोई एंजाइम मान लो, जो यहाँ पर मैं बता रहा था तुम्हें कि एंजाइम से ससेप्टिबल होना चाहिए।
अब अगर एंजाइम मान लो कोई ऐसा आया मॉलिक्यूल, इसको एंजाइम ने क्या किया, ऐसे 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 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया मान लो, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पीसेस मिलेंगे। तो इनके पास ज़्यादा एपिटोप साइट होंगी, जो सब होंगे, तो ये जो रिएक्शन थी वो कई टाइम्स बढ़ जाएगी। अब बेटर इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है इस चीज़ को कि हाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया ना उस चीज़ का, एपिटोप्स का। पहले कम एपिटोप दिख रहे थे उसको सरफेस पे, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपका जो ये इफ़ेक्ट कर रहा है इम्यूनोजेनिक। अब इसके बाद आता है एक स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज़्यादा चेन होंगी अमीनो एसिड का, तो उतना ज़्यादा ये क्या होगा, इम्यूनोजेनिक होगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हो तुम इसको, मोर कॉम्प्लेक्स तो मोर इम्यूनोजेनिक। इसके बाद 5th नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि फॉरेननेस टू द होस्ट। अब कितना ज़्यादा दूर से आया है वो, दूर का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से नहीं है, यहाँ पे स्पीसीज से कितना दूर है। अगर सेल्फ बॉडी का होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, अगर मैमल्स का ही आ रहा है ह्यूमन में तो थोड़ा कम रिएक्शन होगी, और किसी स्पीसीज का आएगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगी। तो जितना ज़्यादा फॉरेन एंटीजन होगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फॉरेन एंटीजन जितनी ज़्यादा फॉरेननेस होगी तो इम्यूनोजेनिक भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद एक पॉइंट है आपका कि डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी होती है हर चीज़ की। बाहर से आने वाला मतलब किसी के लिए वो एलर्जिक हो सकती है वही चीज़, और किसी के लिए नॉर्मल है बिल्कुल। तो किसी की रिएक्शन जो है ट्रिगर कर सकता है एक पार्टिकल, और किसी की नहीं करता। ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपके जीन्स क्या हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम कैसा है, इस सब पे डिपेंड करता है ये। तो एक जेनेटिक सिस्टम भी आपका डिपेंड करता है इस चीज़ पे। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिमल डोज ऑफ एंटीजन। तो ये क्या होता है, जो आपका एंटीजन है अगर बहुत कम जो है उसका डोज है तो आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं होगा। अगर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं चलेगा इम्यून सिस्टम को, तो ट्रिगर कैसे होगा। और अगर बहुत ज़्यादा डोज आ रहा है तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का मतलब होता है कि बार बार वही चीज़ आपको एंटीजन जो है आपकी बॉडी में आकर के स्टिमुलेट कर रहा है, तो धीरे धीरे सेल जो है टॉलरेट करने लगती हैं, उससे रिएक्ट नहीं करती फिर। तो अगर लार्ज डोज आ रहा है तो टॉलरेंस हो सकती है, इसलिए एक ऑप्टिमल डोज होने की ज़रूरत है। तो डोज जो है आपका एंटीजन का वो कैसा होना चाहिए, आपका ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम, तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है। इसके बाद एक और देखने को मिलता है हमें कि रूट ऑफ एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अगर बाहर से हम मान लीजिए एलर्जी टेस्ट करते हैं, जो बाहर से हम दे रहे हैं, तो किस तरीके से जा रहा है आपका, जितना जल्दी आपका ब्लड में जाएगा ना उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। और अब देखो एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपका अगर ओरल रूट से गया, ओरल रूट से जाएगा तो म्यूकोसा मिलेगी, और म्यूकोसा मिलेगी तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका सीक्रेटरी IgA होगा, तो उससे एनकाउंटर होगा। दूसरा क्या है कि वो हो सकता है आपका रेस्पायरेटरी से गया, तो रेस्पायरेटरी में IgE मिल सकता है उसको, जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए आपको देखने को मिलता है। तीसरा हो सकता है वो पेरेंट्रल से गया, यानी कि आपकी ब्लड वेसल में एंटर कर गया कैसे भी करके, तो यहाँ पे उसको IgG मिल सकता है, IgM भी मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो रही है। और अगर ब्लड में पहुँच गया तो रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी, और जो रिएक्शन जो है एनाफाइलेटिक्स में बदल सकती है। ऐसा देखने को मिलता है कि अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम में हो रही है तभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर ब्लड में पहुंच जाती है वो चीज़, तो वो रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है कंडीशन पेशेंट की उसमें। तो इसके बाद यहाँ पर और भी आता है कि मान लो कहीं अगर मल्टीपल हमारे पास चले आए एंटीजन, मान लीजिए मल्टीपल, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो मल्टीपल एंटीजन है, अगर वो आते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में जो है रिएक्शन करके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कम भी हो सकती है, उनकी ओवरऑल सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है, एक जो है दूसरे को इन्हेंस भी कर सकता है रिएक्शन को। तो ये पॉसिबिलिटी उनकी बनती हैं अगर मल्टीपल एंटीजन है। साथ ही में क्या है कि अगर
पहले से अगर हम एंटीबॉडी किसी में एडमिनिस्टर कर दें, जैसे एक केस आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर में आपके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होता है कि मदर जो है आपकी RH नेगेटिव है, मदर आपकी अगर RH नेगेटिव है और फादर आपका RH पॉजिटिव है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव हो जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो अगर ब्लड जो है मिक्स हो रहा है कहीं पर भी मदर और फीटस का, जो बर्थ डिलीवरी के टाइम पे पॉसिबिलिटी बनती है। अब उसके बाद क्या होगा कि मदर का ब्लड था RH नेगेटिव पर पॉजिटिव पहुंच गया वहाँ पे, तो एंटीबॉडी डेवलप होगा। मदर के में एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो डिलीवरी से पहले हम उसको एंटीबॉडी दे देंगे RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो क्या होगा, जो हमने एंटीबॉडी दी है ना, वो जा कर के बाइंड करेगी किससे, इस RH पॉजिटिव से, और मदर के में तो बचेगा ही नहीं फिर कुछ बाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं होंगी, जब सेंसिटिविटी ही नहीं होगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी बाहर से दी गई एंटीबॉडी इससे बाइंड कर लेंगी। तो अगर हमने बाहर से एंटीबॉडी दे दी है तो फिर इसकी रिएक्शन नहीं आएगी, वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी अपना शो नहीं कर पाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, ऐसा एंटीजन नहीं रह पाएगा वो। इसके बाद एक टॉपिक और है एंटीजन के अंदर, वो होता है हमारे पास टाइप ऑफ एंटीजन। तो टाइप ऑफ एंटीजन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक होता है T डिपेंडेंट एंटीजन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, T डिपेंडेंट का मतलब होता है ये T सेल पे डिपेंडेंट है। तो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई ये बैक्टीरिया आया, कोई बैक्टीरिया था और ये आपका मैक्रोफेज पहुंच गया वहाँ, इसने इसका फैगोसाइटोसिस किया, देन यहाँ पर ये फैगोसाइटोसिस होने के बाद अंदर बैक्टीरिया, अब इसके फ्रेगमेंट जो होंगे उसको ये प्रेजेंट करेगा मैक्रोफेज, या जो आपका डेंड्राइटिक सेल भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये इसको प्रेजेंट करेगा ऊपर, इसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो सेल जो जाकर के एंटीजन प्रेजेंट करती हैं, ये किसको प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर T सेल होगा आपका, एक T सेल को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो आपका T सेल को प्रेजेंट कर सकती हैं ये एंटीजन जा कर के। तो अब ये T सेल क्या करेगा आपका, ये T सेल सीक्रेट करेगा कुछ केमिकल्स, साइटोकाइंस, सेल सीक्रेट कर रहा है, काइंस यानी कि केमिकल, साइटोकाइंस सेल सीक्रेट कर रहा है आपके केमिकल्स, उसको हम बोलेंगे साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस क्या करेंगे कि डिफरेंट B सेल को और T सेल को स्टिमुलेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए। तो यहाँ पर देखो T डिपेंडेंट है, यानी कि T सेल आया है कहीं ना कहीं रोल में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल गई वहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो T डिपेंडेंट एंटीजन है। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है कि T इंडिपेंडेंट एंटीजन हो सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब T इंडिपेंडेंट है तो फिर यहाँ पर क्या T सेल आना चाहिए हमारे पास, नहीं आना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसे एंटीजन देखने को मिलते हैं नेचर में, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ आपका, जो एग्जाम्पल हैं वो है बैक्टीरियल कैप्सूल और फ्लैजिला जो आपका होता है बैक्टीरिया का। ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट जा कर के आपकी जो B सेल है, ये B सेल है, इस पे डायरेक्ट जा कर के यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं मान लीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पे T सेल की हेल्प नहीं ली इन्होंने, तो ये T इंडिपेंडेंट है, T सेल की हेल्प नहीं ली। ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये स्टेप डायरेक्ट हो गई यहाँ पे, इसके बाद बस सीधे B सेल पे जा कर के अटैच हो गया, वो APC ने प्रेजेंट नहीं किया T सेल को जा कर के, तो वो डायरेक्ट बाइंड कर जाते हैं। बेटर है मैं इस डायग्राम से समझें कि डायरेक्ट आपके B सेल पे जा कर के बाइंड कर जाते हैं, तो यहाँ पर स्टिमुलेट कर देते हैं और क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, तो आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा एक क्लास आता है जो और भी इम्पोर्टेंट है, वो है सुपर एंटीजन, क्योंकि ऊपर T डिपेंडेंट T इंडिपेंडेंट नाम से समझ में आता है, सुपर एंटीजन नाम से समझ में नहीं आता है। तो जैसा हमने ऊपर एक T सेल वाला समझा था कि उसमें क्या हो रहा था, ये आपका एक APC था, ये बाइंड कर रहा था आपका T सेल के साथ। अब ये APC बाइंड कर रहा था T सेल के साथ में, बट सुपर एंटीजन में ऐसा नहीं होता। सुपर एंटीजन में क्या होगा कि जो आपके एंटीजन हैं, ये जो एंटीजन हैं
वो डायरेक्टली आकर के यहाँ पे बाइंड करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की उसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली आकर के वो स्टिमुलेट करते हैं और ये बाइंड करते हैं कहाँ पर, ये बाइंड करते हैं बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर पे आकर के बाइंड कर लेते हैं। तो वहाँ पर बाइंड करते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं टी सेल को। क्या आता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी कि एक तरीके से बॉडी में तूफान जैसा आ जाता है साइटोकाइंस का, बहुत मासिव रिलीज होता है साइटोकाइंस का, जिससे इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बढ़ जाता है साइटोकाइन का। साथ ही में यहाँ पे TNF अल्फ़ा, TNF बीटा, इंटरल्यूकिन 16 ये भी बढ़ जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल को, जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बी सेल को एक्टिवेट करते हैं जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है आपकी सुपर एंटीजन की। सुपर एंटीजन हमें फूड पॉइजनिंग के केस में जो है सुपर एंटीजन की वजह से होता है, और हमें देखने को मिलता है कि जो सोरियासिस है वो भी सुपर एंटीजन की वजह से ही होता है।